नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मसूरी में इन दिनों गैस सिलेंडरों की किल्लत ने छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चाय दुकानदारों, ढाबा संचालकों, होम स्टे मालिकों को व्यावसायिक सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि इंडियन गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों का वितरण पारदर्शी तरीके से नहीं किया जा रहा है और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि छोटे व्यापारी खाली हाथ लौट रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद गैस की कमी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। इस संकट से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ता भी परेशान है। लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे और केवाईसी प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती जा रही है। एसोसिएशन ने एजेंसी पर कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 9 अप्रैल को एजेंसी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और इसके बाद मसूरी से देहरादून तक मार्च निकाला जाएगा। सबका नाम काट दिया गया है और सिर्फ उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका कनेक्शन नंबर है। इसमें हमारी दुकानदारी गलती कहाँ है? जब बिल आपने दिया है नहीं, आपने पेमेंट लिया और कनेक्शन दे दिया तो कैसे? और इसी के साथ हमारे व्यापारी भाइयों के पास बड़े सिलेंडर जो है भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि जब इतने बड़े सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है तो हमारे कनेक्शन भी थे, हम सिक्योरिटी भी जमा थी, पर आज इन सबको रेगुलेट कर दिया है, रेगुलेशन में नहीं लाया। तो हमारा छठा बिंदु जो है वो यही समझ छोटे ढाबा संचालक, रेस्टोरेंट संचालकों को रेगुलराइज किया जाए, इनको कनेक्शन इशू किए जाए और जब तक कनेक्शन इशू नहीं किए जाते हैं तब तक 5 किलो का सिलेंडर निरंतर रूप से दिया जाए। छठा और अहम और अंतिम बिंदु जो हमारा है मुख्य रूप से आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 9 अप्रैल 2026 को दिन में 1 बजे धरना प्रदर्शन जो हमारे द्वारा किया जाएगा उसके संदर्भ में बात करना है। ये धरना प्रदर्शन विरोध है गैस, रसोई गैस की कमी का। जिस प्रकार से रसोई गैस आज मसूरी में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस प्रकार से रसोई गैस की कमी मसूरी में चल रही है, रसोई गैस आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। शादी के सीजन में आज जिन जिन लोगों के घर शादियां हैं वहां पे गैस की कटौती है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इसका हमें बड़ा ही खेद है। इंडेन द्वारा पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है गैस देने में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के 25,000 के इनामी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश निवासी रिंकू शर्मा उर्फ पंडित को ऑपरेशन प्रहार के तहत घेराबंदी कर दबोचा गया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जांच में सामने आया कि वर्ष 2020 में दिन दहाड़े हुए पार्षद की हत्या में शामिल था और सुपारी लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एसटीएफ को यह सफलता तकनीकी सर्विलांस और लगातार निगरानी के बाद मिली। रुद्रपुर पुलिस के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में आरोपी को पकड़ने में अहम सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल स्थित वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में आयोजित 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस बलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का उत्तराखंड में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के लिए ये गौरव की बात है कि पहली बार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर उत्तराखंड को मिला है। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देते हैं और राज्य को साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाते हैं। प्रतियोगिता में 19 टीमों के 440 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी कैनोइंग, रोइंग और कायाकिंग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि
केवल फिटनेस और अनुशासन बढ़ाते हैं बल्कि आपदा प्रबंधन, बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। कार्यक्रम के तहत आज टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है, जिसमें आपात परिस्थितियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मॉक अभ्यास राज्य के 7 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होगा। 10 अप्रैल 2026 को बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप आपदा प्रबंधन की तैयारियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। इस अभ्यास से चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपदा स्थितियों से निपटने की भी क्षमता को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर में भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव परिणामों में कुमाऊं क्षेत्र का दबदबा देखने को मिला। आपको बता दें, रामनगर के सुमीत लोहनी प्रदेश महासचिव चुने गए, जिन्हें 3510 वोट प्राप्त हुए। वहीं हल्द्वानी के विशाल सिंह भोजक ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल करते हुए 38,242 वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। इसके अलावा रामनगर के विकास को विधानसभा अध्यक्ष पद पर जीत मिली है, जबकि नैनीताल जिले में नीरज कुमार मोनू जिला उपाध्यक्ष, आशीष उपाध्यक्ष, हरदीप सिंह जिला महासचिव और अनामिका टमटा जिला उपाध्यक्ष बनी है। अब्दुल रहमान को प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून के अभय कैतुरा प्रदेश महासचिव, जबकि सौरभ ममगई और अंसल रावत प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कुमाऊं क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये नतीजे युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का संकेत है। विजेता विशाल सिंह भोजक ने कहा कि ये जीत पूरे कुमाऊं के युवाओं की है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत किया जाएगा, खासकर 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। मेरा नाम सुमित लोहनी है। हमारे यूथ कांग्रेस का आज से कुछ माह पूर्व संगठन का आंतरिक चुनाव हुआ था पूरे प्रदेश में, जिसमें मैंने प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा था और हम प्रदेश महासचिव के चुनाव में जीत गए। ये हमारे साथ विकास कुमार विक्की हैं, जो रामनगर से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं, और ये आसिफ सिद्दीकी हैं, जो जिला उपाध्यक्ष यहाँ से रामनगर से निर्वाचित हो गए, और प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के जसपुर से जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह ने गरीबों की बिजली समस्या को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जबकि उन्हें मतदान का अधिकार तो है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गरीबों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जबकि यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में कुंडी लगाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाकर शोषण किया जाता है। चरणजीत सिंह ने कहा कि जब तक जसपुर विधानसभा के हर घर में बिजली नहीं पहुंचती, तब तक वो कोई भी त्योहार, चाहे दीपावली हो, होली हो या गुरु पर्व हो, नहीं मनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2023 के एक आदेश के कारण भी कनेक्शन प्रभावित हुए हैं और इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। उन्होंने कहा जल्द ही इसे पूरे मुद्दे को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और फाइल के साथ सभी समस्याओं को रखकर समाधान की मांग करेंगे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून में बीती रात रुक रुक कर बारिश जारी रही, जिससे तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और ठंडक बढ़ गई। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे अप्रैल के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। इस बदले मौसम का असर देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बौछारों की चेतावनी जारी की है। मौसम के इस बदलाव ने प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी की फसलों के साथ साथ बागवानी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। खास तौर पर लीची और आम जैसी फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे उनकी मिठास पर भी असर पड़ सकता है। अप्रैल में हो रही इस असामान्य बारिश और बर्फबारी ने खेती किसानी से जुड़े लोगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत मरीजों को बड़ी राहत दी जा रही है। यहां आधार कार्ड के माध्यम से 263 प्रकार की जांचें पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल के इंचार्ज रजनीश शकलानी के अनुसार इस योजना का सबसे अधिक लाभ गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिल रहा है। अधिकांश जांचों की रिपोर्ट एक दिन के भीतर ही मरीजों को मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि कुछ विशेष जांचों के लिए 3 दिन का समय लिया जा सकता है। आपको बता दें, सीएमएस डॉक्टर एलडी सेमवाल ने बताया कि अस्पताल एनएचएम के तहत एक अत्याधुनिक लैब स्थापित की गई है, जहां ये सभी जांचें की जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रोजाना करीब 30 से 40 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में भी इस लैब की सेवाएं ली जा रही हैं, जिससे मरीजों को तुरंत जांच और उपचार में सहायता मिल रहा है। यहाँ पे रोज के 40 से 50 सैंपल लिए जाते हैं और आधार कार्ड से निःशुल्क किए जाते हैं। इसमें काफ़ी गरीब लोग भी आते हैं जिनको इससे फ़ायदा होता है कि आधार कार्ड लगा के निःशुल्क जांच की जाती है। हमारे पास 263 जांचें जो उत्तराखंड सरकार ने दी हैं, हम उन्हें फ्री करते हैं। हमारी रिपोर्टें सेम डे आ जाती हैं। कुछ रिपोर्टें हैं जो आउटसोर्स वाले होते हैं, वो तीसरे दिन शाम को आ जाते हैं। जी, हमारे यहाँ जो रिपोर्टें हैं वो पेशेंट के फ़ोन पे भी दी जाती हैं लिंक के थ्रू। जी, ये जो योजना है ये एनएचएम पोषित है, एनएचएम द्वारा फंडेड है ये, और इस पे 263 जांचें ये करते हैं ये, और ये वो जांचें भी करते हैं कि जो हमारा अस्पताल नहीं कर पाता है। उसके अतिरिक्त ये जो है कभी इमरजेंसी में हमें जांच की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी अपनी सेवाएं वो यहाँ पे देते हैं। ये 263 पूरी निःशुल्क जांचें जो हैं ये इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये है इसका। जी हाँ, इस पर ये है कि इसका जो बेस है ये पहले आपका आधार आपसे मांगेंगे और जो भी आपका नंबर होगा उसी पे रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक तो पेपरलेस कह लीजिए इसको, एक तरह से हो जाती है, और मरीज को यहाँ पे आना भी नहीं पड़ता है कि रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। वो जितना जो लैब का टाइम रहता है, रिपोर्टिंग का टाइम, उसके बाद वो होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। जानकारी के अनुसार सालियर माधोपुर रोड पर त्यागी डेयरी और जनता सीमेंट स्टोर के सामने करीब 20 से 25 बीघा जमीन पर बिना अनुमति प्लांटिंग की जा रही थी। इसके अलावा डंडेरा क्षेत्र में पानी की टंकी के पास 5 से 6 बीघा और डंडेरी ख्वाजीपुर में गांव में शिव मंदिर के पीछे 4 से 5 बीघा जमीन पर अवैध प्लांटिंग विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण द्वारा पहले ही कई बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके बाद टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए, अन्यथा आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार जनपद के पथरी क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले दो भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें अन्य लोग और रिश्तेदार भी शामिल हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान महिलाएं भी संघर्ष में शामिल नजर आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस के अनुसार अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी, मुकदमा दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी जिलों के एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। बैठक में किराएदारों और घरेलू नौकरों के अनिवार्य सत्यापन को कड़ा करने का, महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति मॉड्यूल के व्यापक प्रचार पर जोर देने और गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की तलाश में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ऑपरेशन इस्माइल के तहत बरामदगी में तेजी लाने और पुलिस सत्यापन अभियान को निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी में माल रोड अब सिर्फ सैर सपाटे का केंद्र नहीं, बल्कि हक की लड़ाई का मैदान बन गया है। मंगलवार शाम पटरी व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जताया। पिक्चर पैलेस चौक से झूला घर तक निकले इस जुलूस में नारे और आक्रोश दिखाई दिए। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग समिति ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना वेंडर जोन बनाए रोजगार छीना जा रहा है। समिति अध्यक्ष रामकिशन राही और अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक समाधान नहीं मिलेगा, आंदोलन और तेज होता रहेगा। नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि माल रोड पर पटरी व्यापार अब नहीं होगा। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने भी पात्र व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान आवंटित किए जा चुके हैं और नियम तोड़ने पर आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। आंदोलन में शामिल कुछ अपात्र लोगों की भी जांच जारी है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 6 माह का समय इसमें लिया गया और जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे जहां तक चिन्हीकरण का प्रश्न है, तो उसमें हमने जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है। जो भी दस्तावेज वांछित हैं, जो आवश्यक हैं, जो शासनादेश है जिस हिसाब से वो तय है, वो दस्तावेज यदि कोई भी व्यक्ति उपलब्ध करा देगा तो वो पुनः उस सूची में शामिल किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये सूची अंतिम है या किसी को बाहर कर दिया गया है, किसी को अंतर कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है, जिसका घर परिवार इसी से चलता है, जिसकी जो है आय का कोई अन्य साधन नहीं है और वो मसूरी का निवासी है, वो अभी भी एप्लीकेशन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पूरे राज्य में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और बाहरी राज्यों से आए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। देहरादून एसएसपी के तहत नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। पिछले 4 दिनों में 15 आपराधिक अभियुक्त, 41 सार्वजनिक स्थल पर हुड़दंग करने वाले और कुल 114 असामाजिक तत्व गिरफ्तार किए गए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 47 वारंटियों सहित कुल 65 वांछित अभियुक्तों को भी पकड़ लिया गया है।
ऑपरेशन प्रहार के तहत 1621 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और 645 व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। 25 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और 2 व्यक्तियों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन 886 चालकों पर चालानी की कार्रवाई की गई है। 88 ड्रंक रैश ड्राइविंग में गिरफ्तार और 199 वाहनों को सीज किया गया है। होटल, ढाबे, बार और पब में 300 औचक छापेमारी की गई है, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, इसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पे भी हमारी काफ़ी प्रगति है। ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं। करीब 1000 से ऊपर चालान इस पर किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। और साथ में जो हमारे प्राइवेट पीजी कॉलेजेस हैं उसमें और जो होटल, पब और ढाबे जिस पर हम लोग का विशेष इस पर फोकस था, उनको भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरों से कवरेज करने की जो हमारी कवायद थी वो काफ़ी हद तक उसमें भी सफलता मिली है। करीब 50 से ऊपर जो हमारे पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनको उनका जो डायरेक्ट एक्सेस है हम लोगों के द्वारा लिया गया है। इसी तरीके से जो प्राइवेट पीजीज हैं, जो बड़े पीजी हैं, उन पर भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।